सिक्स सेमेस्टर छठवें सेमेस्टर के चौथे पेपर या फोर्थ पेपर को याद करा रहे थे। इसके पहले एक वीडियो में हम माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम के बहुत से क्वेश्चनों को याद कर चुके हैं तथा आगे के बचे हुए क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से याद करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आगे के प्रश्नों को याद करने का। यदि आपने इससे पहले के प्रश्नों को नहीं देखा है तो इससे पहले के वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आइए याद करते हैं आगे के प्रश्नों को। इससे पहले के वीडियो में हम 51 प्रश्नों को याद कर चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 52 से शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 52। 52 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 52 कहता है कि धारा 34 के अनुसार यदि एक माध्यस्थम अधिकरण पक्षकारों के करार की शर्तों के उल्लंघन में गठित है। ध्यान दें, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके लिए 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। ऐसे माध्यस्थम अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय अकृत होगा। दूसरा कहता है ऐसे अधिकरण द्वारा पारित किया गया अधिनिर्णय न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने योग्य होगा। या तीसरा विकल्प आपका कहता है यह अधिकरण के आगे की सुनवाई करने और अधिनिर्णय देने के लिए सक्षम नहीं है। यह विकल्प नंबर डी आपका कहता है न्यायालय समुचित अधिकरण का गठन करने के लिए और मामले की पुनर्सुनवाई संचालित करने के लिए निर्देश करेगी। यहाँ पे आपका प्रश्न का सही आंसर प्रश्न नंबर 52 का सही आंसर बी होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि धारा 34 के अनुसार यदि एक माध्यस्थम अधिकरण पक्षकारों के करार की शर्तों के उल्लंघन में गठित होता है। सीधी सी बात, यदि कोई भी अधिकरण या पक्षकारों के करार की शर्तों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय द्वारा ही अपास्त किए जाने योग्य होगा। अतः विकल्प बी आपका बिल्कुल सही होगा। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 53 कहता है एक पक्षकार माध्यस्थम कार्यवाहियों के पूर्व या पश्चात किसी एक समय न्यायालय को आवेदन कर सकता है या किसी समय न्यायालय को आवेदन कर सकता है। इसमें भी मित्रों आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से पहला विकल्प आपका कहता है किसी माल का संरक्षण, अंतरिम अभिरक्षा या विक्रय हेतु जो माध्यस्थम की करार की विषय वस्तु है। ध्यान दें मित्रों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसके 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पूछ रहा है कि किस कार्यवाही के पूर्व या पश्चात किसी समय न्यायालय को आवेदन कर सकते हैं। पहला विकल्प आपका है किसी माल या संरक्षण, अंतरिम अभिरक्षा या विक्रय हेतु जो माध्यस्थम करार की विषय वस्तु है। विकल्प नंबर बी आपका कहता है माध्यस्थम में विवाद की धनराशि प्रकट करने हेतु। विकल्प नंबर सी आपका कहता है किसी संपत्ति या वस्तु जो माध्यस्थम में विवाद की विषय वस्तु है का संरक्षण, रोक रखना या निरीक्षण करने हेतु। या विकल्प नंबर डी कहता है उपयुक्त दिए गए तीनों विकल्पों में से कोई नहीं, अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से मित्रों तीनों विकल्प आपके गलत हैं, अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्नानुसार विकल्प डी सही होगा। आइए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54, यद्यपि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुविकल्पीय आधार पर जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परीक्षा ले रही है उसमें 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे और इसमें एक द्वितीय अपील के विषय में पूछा गया है। लेकिन फिर भी इसको समझ लेते हैं, शायद प्रश्न में इसको किसी प्रकार से बना दिया जाए, इससे भी कोई प्रश्न बन जाए। प्रश्न नंबर 54 आपका कहता है एक द्वितीय अपील, ये आपको क्यों समझने की बात है। इसमें 2 विकल्प दिए गए हैं। कह रहा है एक अपील में पारित किए गए आदेश से नहीं होगी, या कह रहा है अपील में पारित किए गए आदेश से होगी। इसमें सीधे सीधे पूछ रहा है कि जो द्वितीय अपील है वह अपील पारित किए गए एक आदेश से नहीं होगी कि पारित किए गए एक आदेश से होगी। तो आपका ये विकल्प नंबर ए सही होगा, अर्थात एक द्वितीय अपील पारित किए गए एक आदेश से नहीं होगी। प्रश्न नंबर 55 आपका कहता है कोई पक्षकार माध्यस्थम अधिकरण को आवेदन कर सकता है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। कोई पक्षकार माध्यस्थम अधिकरण को आवेदन कर सकता है। पहला नंबर विकल्प आपको कहता है कोई संगणनात्मक, लिपिकी या टंकण की त्रुटियों में सुधार हेतु। दूसरा विकल्प आपका कहता है एक अतिरिक्त माध्यस्थम अधिनिर्णय प्रस्तुत दावे के बारे में माध्यस्थम की कार्यवाहियों में आने हेतु, किंतु जो माध्यस्थम अधिनिर्णय से छोड़ दी गई है। प्रश्न नंबर 55 का सी विकल्प आपका कहता है माध्यस्थम अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए। यह प्रश्न नंबर 55 का डी कहता है उपयुक्त ए और बी दोनों। तो जब आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो इसमें कोई पक्षकार माध्यस्थम अधिकरण को आवेदन कर सकता है। ये दोनों विकल्प ए और बी सही होंगे, अर्थात प्रश्नानुसार
विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, उपयुक्त ए और बी दोनों। क्योंकि जब कोई मध्यस्थम अधिकरण आवेदन कर सकता है तो उसमें कोई संगणनात्मक लिपि या तंकड़ की त्रुटियों में सुधार हेतु और एक अतिरिक्त मध्यस्थम अधिनिर्णय प्रस्तुत दावे के बारे में मध्यस्थम की कार्यवाहियों में आने हेतु किंतु जो मध्यस्थम अधिनिर्णय से छोड़ दी गई है। ये दोनों विकल्प आपके सही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56 आपका कहता है मध्यस्थम अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए एक आवेदन किया जा सकेगा। इसमें से आपसे तारीखें पूछी गई हैं, कितने दिनों के भीतर कैसे कितने दिनों तक एक आवेदन किया जा सकता है मध्यस्थम अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए। तो इसमें पहला विकल्प आपका दिया गया है अधिनिर्णय पारित होने की तिथि से 3 माह के अंदर। दूसरा विकल्प आपका कहता है आवेदक द्वारा अधिनिर्णय की प्राप्ति की तिथि से 3 माह के भीतर। या विकल्प नंबर सी आपका कहता है अधिनिर्णय पारित किए जाने की तिथि से 1 माह के भीतर। यह विकल्प नंबर डी आपका कहता है आवेदक द्वारा अधिनिर्णय की प्राप्ति की तिथि से 1 माह के भीतर। इसमें विकल्प नंबर बी आपका सही होगा, आवेदक द्वारा अधिनिर्णय की प्राप्ति की तिथि से 3 माह के भीतर। आवेदक द्वारा अधिनिर्णय की प्राप्ति की तिथि से 3 माह के भीतर अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। ध्यान दें मित्रों, आवेदन किया जा सकेगा आवेदक अधिनिर्णय की प्राप्ति की तिथि से 3 माह के भीतर ही आवेदन कर सकेगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 आपका कहता है मध्यस्थम अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय है। मध्यस्थम अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय है। मध्यस्थम अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय कौन सा है? आपको इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प कहता है अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी। दूसरा विकल्प कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन प्रवर्तनीय उसी रीति में जैसे कि वह न्यायालय की एक डिक्री हो। विकल्प नंबर सी आपका कहता है उपर्युक्त दोनों ए और बी शुद्ध हैं, बशर्ते एक यहाँ पे शर्त लगाई गई है कि अधिनिर्णय को अपास्त करने हेतु आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है या ऐसा आवेदन दाखिल करने के लिए विहित समय का अवसान हो गया हो। विकल्प नंबर डी आपका कहता है उपर्युक्त दोनों ए और बी दोषपूर्ण हैं। मित्रों इसमें ध्यान दें कि आपको विकल्प ए और बी दोनों पढ़ लेना है। वह दोनों विकल्प किस प्रकार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उन दोनों के आधार पर ही आपको उत्तर मिल जाएगा। अर्थात मध्यस्थम अधिकरण द्वारा पारित निर्णय होगा, दोनों होगा, ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन इसमें जो शर्त दी गई है उस शर्त का पालन करना भी आवश्यक होगा। अर्थात प्रश्न के अनुसार विकल्प आपका सी सही होगा, क्योंकि अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन प्रवर्तनीय उसी रीति में जैसे कि वह न्यायालय की एक डिक्री हो, लेकिन बशर्ते कि अधिनिर्णय को अपास्त करने हेतु आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है या ऐसा आवेदन दाखिल करने के लिए विहित समय का अवसान हो गया है। याद रखें मित्रों, ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 38 कहता है इसमें टाइपिंग की मिस्टेक चल रही है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। प्रश्न नंबर 58 है ये आपका। प्रश्न नंबर 58 आपका कहता है जब सुलहकर्ता को यह प्रतीत होता है कि विवाद के पक्षकारों के मध्य समाधान की संभावना है तो वह निम्नलिखित के अलावा करेगा। आपके इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर 1 कहता है पक्षकारों को एक समाधान करार तैयार करने के लिए कहना। विकल्प नंबर बी कहता है एक संभव समाधान के निबंधनों का सूत्रीकरण और उन्हें पक्षकारों को उनके संप्रेक्षणों हेतु प्रस्तुत करना। विकल्प सी कहता है आपका समाधान के निबंधनों को पुनः सूत्रीकरण यदि पक्षकारों द्वारा किए गए संप्रेक्षणों के प्रकाश में आवश्यक हो। यह विकल्प नंबर डी आपका कहता है समाधान करार को पक्षकारों द्वारा इस पर हस्ताक्षर बनाने के पश्चात आधिकारिक बनाना। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए आपका पूर्णतः सही होगा, क्योंकि जब सुलहकर्ता को यह प्रतीत होता है कि विवाद के पक्षकारों के मध्य समाधान की संभावना है तो निम्नलिखित के अलावा करेगा। पक्षकारों को एक समाधान तैयार करने के लिए कहना होगा। पहले के प्रश्नों में हम देख चुके हैं, जो इसके पहले का वीडियो है उसमें से बताया गया है कि पक्षकारों को समाधान के लिए क्या आवश्यक है या जो मध्यस्थ है उनका जो सुलह करता है वह क्या निर्णय दे सकता है। इसके पहले के प्रश्नों में हम भली भांति इस प्रश्न के समस्त विषयों को समझ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला कहता है आपका विवाद के पक्षकारों के मध्य एक समाधान करार तैयार किया जाता है। इसमें से 4 विकल्प हैं।
पहला विकल्प कहता है स्वयं पक्षकारों के द्वारा, दूसरा कहता है सुलहकर्ता के द्वारा, तीसरा कहता है या तो पक्षकारों द्वारा या तो सुलहकर्ता द्वारा, और प्रश्न नंबर का डी विकल्प कहता है मध्यस्थ द्वारा। अर्थात इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, क्योंकि विवादों के पक्षकारों के मध्य एक समाधान करार तैयार किया जाता है या तो पक्षकारों द्वारा या तो सुलहकर्ता द्वारा। अर्थात विकल्प सी आपका पूर्णतः सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला कहता है माध्यस्थम अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए आधार है। इसमें अपास्त करने का आधार पूछा गया है। इसके लिए भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प एक कहता है एक मध्यस्थ की नियुक्ति की समुचित नोटिस की वांछा। विकल्प बी कहता है किसी पक्षकार की अक्षमता। अगला विकल्प कहता है माध्यस्थम करार की अवैधता, या विकल्प डी कहता है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर माध्यस्थम अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए उपर्युक्त सभी आवश्यक हैं, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका पूर्णतः सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 कहता है आपका समझौता कार्यवाहियां उस तिथि पर समाप्त हो जाएंगी जिस पर, पूछा गया है समझौता कार्यवाहियां किस तिथि पर समाप्त हो जाएंगी। समझौता कार्यवाहियों का समय या कंडीशन पूछी गई है। इसमें आपको विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प आपका कहता है समाधान करार पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित है। विकल्प नंबर बी का आपका कहता है सुलहकर्ता द्वारा एक लिखित उद्घोषणा की गई कि अग्रतर समझौते का प्रयास अब आगे न्यायोचित नहीं है, या विकल्प नंबर सी आपका कहता है कि पक्षकारों द्वारा सुलहकर्ता को एक लिखित उद्घोषणा की गई या एक पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकारों को सूचित किया गया है कि समझौता कार्यवाहियां, या विकल्प नंबर डी आपका कहता है उपर्युक्त लिखित तिथियों में से कोई नहीं। तो आपका विकल्प नंबर डी ही सही होगा, क्योंकि उपरोक्त लिखी गई तीनों में से कोई नहीं है, अर्थात विकल्प डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका कहता है कि यदि पक्षकारगण माध्यस्थम कार्यवाहियों के दौरान विवाद का समाधान करते हैं, तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। यदि विवाद का समाधान करते हैं तो पहला विकल्प आपका कहता है माध्यस्थम अधिकरण कार्यवाहियां समाप्त कर देगा। विकल्प बी आपका कहता है सहमत निर्बंधनों पर एक माध्यस्थम अधिनिर्णय के रूप में समाधान को अभिलिखित करेगा। विकल्प सी आपका कहता है अधिकरण सहमत शर्तों पर माध्यस्थम पंचायत पारित करेगा, या विकल्प डी आपका कहता है उपर्युक्त सभी। तो आप देखेंगे कि इसमें से विकल्प तीनों विकल्प सही हैं, अर्थात विकल्प उपर्युक्त सभी, विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है एक माध्यस्थम कार्यवाहियों के मध्यस्थों की संख्या के बारे में दोषपूर्ण अभिकथन को चिन्हित करें। आपको पूछा गया है कि मध्यस्थों की जो संख्या है उसके बारे में इनमें से एक कथन दोषपूर्ण है, उस कथन को चिन्हित करना है। तो आपको 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कहता है यह पक्षकारों द्वारा निर्धारित की जाएगी। दूसरा कथन कहता है यह सदैव विषम संख्या में होगी। तीसरा कहता है यह पक्षकारगण यदि पक्षकारगण मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करने में असफल रहते हैं तो माध्यस्थम अधिकरण एकमात्र मध्यस्थ को समाविष्ट करेगी। यह विकल्प नंबर डी कहता है यह सदैव सम संख्या में होगी। तो आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि यह सदैव विषम संख्या में होगी। मित्रों, इसके पहले के पार्ट में हमने देखा है मध्यस्थों की संख्या के बारे में डिस्कस किया है। मध्यस्थों की संख्या को देखा है, समझा है कि दोनों पक्षकार एक एक मध्यस्थ की नियुक्ति करते हैं तथा दोनों मध्यस्थ नियुक्त किए गए मध्यस्थ किसी तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करते हैं जो पीठासीन के रूप में कार्य करता है। अर्थात हमें किसी भी मध्यस्थ की नियुक्ति में उनकी संख्या सदैव विषम होगी, क्योंकि दोनों पक्षकारों द्वारा मध्यस्थों की एक एक मध्यस्थ की नियुक्ति की जाएगी और उन मध्यस्थों के द्वारा किसी तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति की जाएगी, अर्थात संख्या विषम हो गई। याद रखें ये प्रश्न, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने इन प्रश्नों को पूरी तरह समझा है और याद किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 आपका कहता है विधिक प्रतिनिधि एक व्यक्ति है। अब विधिक प्रतिनिधि एक व्यक्ति है, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प आपका कहता है जो विधि में एक मृतक व्यक्ति की संपदा का व्यपदेशन करता है। दूसरा विकल्प कहता है जो मृतक की संपदा के साथ हस्तक्षेप करता है। तीसरा विकल्प कहता है जिस पर पक्षकार भी मृत्यु के उपरांत संपदा न्यागमित होती है। विकल्प डी आपका कहता है उपर्युक्त में से प्रत्येक विधिक प्रतिनिधि है। तो आपका उपर्युक्त में से प्रत्येक विधिक प्रतिनिधि है, क्योंकि एक विधिक प्रतिनिधि व्यक्ति
वह व्यक्ति भी है जो एक मृतक व्यक्ति की संपदा का व्यपदेशन करता है, वह व्यक्ति भी है जो संपदा के साथ हस्तक्षेप करता है, और वह व्यक्ति भी है जो पक्षकार भी है जो मृत्यु के उपरांत संपदा न्यागमित होती है। अर्थात विकल्प नंबर डी आपका पूर्णतया सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है माध्यस्थम की कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी। माध्यस्थम की कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प आपका कहता है अंतिम माध्यस्थम अधिनिर्णय पारित किए जाने पर, दूसरा विकल्प कहता है दावाकर्ता द्वारा दावा की वापसी पर, या तीसरा विकल्प कहता है पक्षकारों के मध्य कार्यवाहियां समाप्त कर देने के लिए करार पर, या चौथा विकल्प आपका कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका इन तीनों विकल्प में, चारों विकल्पों में से डी विकल्प सही होगा, क्योंकि उपर्युक्त तीनों विकल्प दिए गए हैं वह किसी भी कार्रवाइयों को समाप्त नहीं कर सकते हैं। ये इनके आधार पर माध्यस्थम की कार्रवाइयां समाप्त नहीं हो सकती है। अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि यदि माध्यस्थम अधिनिर्णय मध्यस्थ की प्रस्तुति के निर्बंधों के अंतर्गत नहीं आती हुई एक विवाद के साथ व्यवहार करता है। ध्यान दें प्रश्न पर, यह प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि पूछ रहा है कि यदि माध्यस्थम अधिनिर्णय मध्यस्थ की प्रस्तुति के निर्बंधों के अंतर्गत नहीं आती हुई एक विवाद के साथ व्यवहार करता है। यहाँ पे आपको विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प आपका कहता है न्यायालय इसे अपास्त कर सकता है, दूसरा विकल्प कहता है माध्यस्थम अधिकरण इसे अपास्त कर सकता है, यह विकल्प नंबर बी के बाद विकल्प नंबर सी आपका कहता है, विकल्प नंबर सी आपका कहता है कि पक्षकारों को कोई उपचार उपलब्ध नहीं है क्योंकि माध्यस्थम अधिनिर्णय अंतिम है। विकल्प नंबर डी आपका कहता है कि न्यायालय पक्षकारों को अपने निवेदनों पर का संशोधन करने का निर्देश कर सकती है, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका पूर्णतया सही होगा। विकल्प नंबर ए आपका पूर्णतया सही होगा कि यदि माध्यस्थम अधिनिर्णय मध्यस्थ की प्रस्तुति के निर्बंधों के अंतर्गत नहीं आती हुई एक विवाद के साथ व्यवहार करती है तो न्यायालय इसे अपास्त कर सकेगा। यह विकल्प आपका पूर्णतया सही होगा, यह विकल्प आपका सही रहेगा। ध्यान दें इस प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। माध्यस्थम अधिकरण निर्धारित करेगा कि क्या, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, क्या इसमें से माध्यस्थम अधिकरण क्या निर्धारित करेगा। ध्यान दीजिए। पहला कहता है साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए मौखिक सुनवाई की जाए, दूसरा कहता है मौखिक बहस हेतु सुनवाई की जाए, तीसरा कहता है कार्यवाही दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों के आधार पर संचालित की जाएगी, यह कहता है उपयुक्त सभी सही हैं। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी दिए गए विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 68 आपका कहता है न्यायालय एक माध्यस्थम अधिनिर्णय को अपास्त कर सकता है यदि यह पाता है कि, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर ए आपका कहता है विवाद की विषय वस्तु माध्यस्थम द्वारा समाधान के लिए समर्थ नहीं है, यह विकल्प बी कहता है माध्यस्थम अधिनिर्णय भारत की लोक नीति के साथ संघर्ष में है, तीसरा विकल्प कहता है उपर्युक्त लिखित मामलों में से किसी में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे विकल्प नंबर बी सी आपका सही होगा, क्योंकि उपर्युक्त दिए गए 2 विकल्पों में से किसी में भी हो सकता है। अर्थात न्यायालय एक माध्यस्थम अधिनिर्णय को अपास्त कर सकता है यदि पाता है कि विवाद विषय वस्तु माध्यस्थम द्वारा समाधान के लिए समर्थ नहीं है या माध्यस्थम अधिनिर्णय भारत की लोक नीति के साथ संघर्ष में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, ये प्रश्न आपका दिया गया है आदेश ... यहाँ पे रिक्त स्थान भरने के लिए दिया गया है प्रयोज्य है। अब यहाँ पे मध्य में रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, इन 4 विकल्पों में से किसी विकल्प को भरना होगा। ये इसमें से कहता है आदेश ... रिक्त स्थान प्रयोज्य है। विकल्प ए आपका कहता है धारा 9 के अधीन कोई उपाय स्वीकृत करना या स्वीकृत करने से इंकार करना। विकल्प बी आपका कहता है धारा 34 के अधीन एक माध्यस्थम अधिनिर्णय को अपास्त करना या समाप्त करने से इंकार करना। विकल्प सी आपका कहता है धारा 17 के अधीन एक अंतरिम उपाय स्वीकृत करना या स्वीकृत करने से इंकार करना, या विकल्प डी कहता है उपर्युक्त सभी। तो आप पाते हैं कि इसमें से तीनों विकल्प ए और बी सी तीनों सही हैं, अर्थात आपका उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है धारा 52 सुलहकर्ताओं के लिए निम्नलिखित नियमावली विहित करती है। आप जानते हैं कि धारा 52 या जानते हैं कि धारा 52 में क्या प्रावधान है, सुलहकर्ताओं के लिए क्या नियमावली विहित करती है। इनमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइएगा इनमें से कौन कौन सी नियमावली विहित करती है धारा 52।
पहला कहता है कि पक्षकारों की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रीति से उनके विवादों का एक संभावनाजनक समाधान करने तक पहुंचने में सहायता करना। या दूसरा कहता है स्वदेशिता, शुद्धता और पक्षकारों के अधिकारों को न्याय प्रदान करने वाले विचारकों एवं सिद्धांतों द्वारा दिशा निर्देशित होना, संबंधित व्यापार की और विवाद की परिस्थितियों द्वारा दिशा निर्देशित होना। यह विकल्प सी आपका कहता है विवादों के समाधान हेतु प्रस्ताव बनाना। यह विकल्प डी आपका कहता है उपर्युक्त में से प्रत्येक। तो आप पाते हैं कि धारा 52 में उपर्युक्त प्रत्येक का नियमावली में विहित किया गया है, अर्थात विकल्प नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। ध्यान दें, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि क्या कोई सुलहकर्ता पक्षकारों द्वारा किसी माध्यस्थम या न्यायिक कार्यवाहियों में साक्षी के रूप में पेश किया जा सकेगा, साक्षी के रूप में पेश किया जा सकता है। यहाँ पे 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। कहता है हाँ, दूसरा कहता है नहीं, तीसरा कहता है परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, या चौथा कहता है यह उसका स्वविवेक है। तो इसमें से विकल्प बी आपका सही होगा, अर्थात नहीं। कोई सुलहकर्ता पक्षकारों द्वारा किसी माध्यस्थम या न्यायिक कार्यवाहियों में साक्षी के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है। ध्यान दें मित्रों, प्रश्न नंबर 71 का उत्तर बी सही होगा। अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न नंबर 72 आपका कहता है माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में यह बताया गया है कि माध्यस्थम पंचायत अंतिम होगा और पक्षकारों तथा उनके व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगा। आपको इसमें 4 धाराएं दी गई है, धारा 30, धारा 35, धारा 42 या धारा 25। तो आप इसका बाध्यकारी होने का या व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर बाध्यकारी धारा 35 में उल्लेख किया गया है, अर्थात धारा 35 विकल्प बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 73 आपका कहता है धारा 36 के अनुसार पंचायत का प्रवर्तन कैसे किया जा सकता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पंचायत के विषय में बहुत ही जानकारी प्राप्त की है, पढ़ा है, समझा है। तो इसमें पंचायत के विषय में प्रवर्तन कैसे किया जाएगा, धारा 36 के अनुसार इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला कहता है माध्यस्थम और सुलह अधिनियम के अधीन पंचायत की तरह। यह विकल्प बी कहता है भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन संविदा के प्रवर्तन की तरह। यह विकल्प नंबर सी कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन न्यायालय की डिक्री की तरह। यह विकल्प डी कहता है न्यायालय के एक निर्णय की तरह। तो आपका विकल्प नंबर सी पूरा सही होगा। ध्यान दें, धारा 36 के अनुसार पंचायत का प्रवर्तन सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन न्यायालय की डिक्री की तरह किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है सुलहकर्ता की भूमिका माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में दी गई है, धारा 65 में या धारा 66 में, धारा 67 में या धारा 68 में। तो आपका धारा 67 के अंतर्गत दी गई है, अर्थात सुलह की कर्ता की भूमिका माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 67 के अंतर्गत दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 75 माध्यस्थम अधिकरण के विनिश्चय को कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्णय कहते हैं, डिक्री कहते हैं, पंचायत कहते हैं या आदेश कहते हैं। तो इसको पंचायत कहते हैं। ध्यान दें मित्रों, माध्यस्थम अधिकरण के विनिश्चय को पंचायत कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 76 आपका कहता है माध्यस्थम पंचायत को का प्रारूप और विषय वस्तु संबंधित प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं। आपको 4 धारा दी गई हैं, धारा 30, धारा 31, धारा 32 या धारा 33। तो ये इसके लिए विकल्प नंबर बी आपका सही होगा, धारा 31 के अंतर्गत। ध्यान दें, माध्यस्थम पंचायत का प्रारूप और विषय वस्तु संबंधित प्रावधान धारा 31 में दिए गए हैं, धारा 31 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि धारा 61 माध्यस्थम और सुलह अधिनियम में सुलह से संबंधित प्रावधानों के प्रवर्तन और विस्तार का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किन कार्यवाहियों पर सुलह संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते। आपको विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प कहता है संविदाजात विधिक संबंध से उद्भूत विवादों को, दूसरा विकल्प कहता है विधिक संबंध के उद्भूत विवादों को संविदाजात नहीं, या तीसरा विकल्प कहता है जहां विधि के आधार पर कतिपय विवादों को सुलह के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। या विकल्प नंबर डी आपका कहता है, विकल्प नंबर डी आपका कहता है कि जहां विधि के आधार पर
कतिपय विवादों को सुलह करने के लिए प्रस्तुत किया जा सकेगा। यहाँ पे विकल्प नंबर सी आपका पूरी तरह सही होगा, विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है सुलहकर्ता कार्यवाहियों के आरंभ के विषय में सत्य कथन इंगित कीजिए। यहाँ पे सत्य कथन पूछा गया है, 4 कथन आपको दिए गए हैं। कह रहा है कि सुलह कार्यवाहियों के आरंभ के विषय में सत्य कथन इंगित कीजिए। पहला कहता है कि एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को सुलह के लिए लिखित आमंत्रण, दूसरा कहता है कि दूसरे पक्षकार द्वारा स्वीकृति, या तीसरा कहता है कि 30 दिन के भीतर स्वीकृति का जवाब ना देना नामंजूरी माना जाएगा, या चौथा कहता है उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो आप देखते हैं कि उपयुक्त तीनों विकल्प आपके सही हैं, अर्थात उपयुक्त सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है सुलहकर्ता किन अधिनियमितों से बाध्य होगा। आपको 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं। पहला कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, दूसरा कहता है साक्ष्य अधिनियम 1972, तीसरा कहता है ना तो ए और ना ही बी, और चौथा कहता है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सुलहकर्ता किन अधिनियमितों में बाध्य होगा, तो ना तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में बाध्य होगा और ना ही साक्ष्य अधिनियम 1972 में बाध्य होगा, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका पूर्णतया सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है धारा 37 माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार माध्यस्थम अधिकरण के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं होगी, परंतु निम्न में से किस न्यायालय में अपील करने के अधिकार पर इस प्रावधान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको इसमें पूछा गया है कि 4 विकल्पों में कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या प्रशासनिक अधिकरण या जिला सिविल न्यायालय। इसमें से विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, उच्चतम न्यायालय, अर्थात धारा 37 माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार माध्यस्थम अधिकरण के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं होगी, परंतु निम्न में से किस न्यायालय में अपील के अधिकार का प्रावधान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें भी उच्चतम न्यायालय के प्रावधान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 81 आपका कहता है माध्यस्थम पर एक स्वतंत्र अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। ध्यान दें इस प्रश्न पर कि माध्यस्थम पर एक स्वतंत्र अधिनियम किस वर्ष बनाया गया, 1899 पर या 1980 पर या 1895 पर या 1896 पर। तो आपका विकल्प नंबर ए पूर्णतया सही होगा, अर्थात 1899 में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए संपूर्ण भारत के लिए माध्यस्थम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। संपूर्ण भारत के लिए माध्यस्थम अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था, वर्ष 1926 में या 1940 में या 1930 में या 1920 में। तो इसमें विकल्प नंबर बी आपका सही होगा, अर्थात 1940 में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका कहता है लोक अदालत व्यवस्था का जनक किसे कहा जा सकता है, या लोक अदालत व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प आपका कहता है न्यायमूर्ति JS वर्मा, दूसरा कहता है न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर, या तीसरा कहता है न्यायमूर्ति PN भगवती, या कहता है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी आपका सही होगा, क्योंकि लोक अदालत व्यवस्था का जनक न्यायमूर्ति PN भगवती को कहते हैं। ध्यान दें लोक अदालत व्यवस्था का जनक न्यायमूर्ति PN भगवती को कहते हैं। आपको पिछले प्रश्नों में से एक प्रश्न याद होगा, या उस प्रश्न का जवाब आप स्वयं दें कि प्रथम लोक अदालत कहाँ स्थापित की गई थी। यह प्रश्न आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, याद करें। इससे पहले के वीडियो में हमने इस प्रश्न को पढ़ा था कि प्रथम लोक अदालत कहाँ स्थापित की गई थी। इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है माध्यस्थम 2 या 2 से अधिक पक्षकारों के मध्य विवाद या मतभेद को दोनों पक्षकारों को न्यायिक रूप से सुनने के पश्चात निर्णय के लिए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को किया गया संदर्भ है जो सक्षम क्षेत्राधिकारी का न्यायालय नहीं है। यह कथन किस विद्वान ने कहा था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, पूछ रहा है कि यह उपयुक्त जो कथन दिया गया है यह किस विद्वान ने कहा था। कथन भी याद रखना है और इस कथन को किस विद्वान ने कहा था उसका नाम पूछा गया है। आपको 4 नाम दिए गए हैं। पहला नाम दिया गया है काकवर्ण, दूसरा नाम बी सैंडर्स, या तीसरा लिंडले, या चौथा एंसन। तो आपको यह कथन दिया गया है बी सैंडर्स के द्वारा, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न
आपका प्रश्न नंबर 85 कहता है माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम की किस धारा में माध्यस्थम की परिभाषा दी गई है। यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखें, यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसमें पूछा गया कि माध्यस्थम और सुलह अधिनियम किस धारा में माध्यस्थम की परिभाषा दी गई है। पहला विकल्प कहता है धारा 2(1) का के अंतर्गत, 2(1) गा के अंतर्गत, 2(1) चा के अंतर्गत या 1(1) टा के अंतर्गत। यहाँ पे विकल्प नंबर ए आपका सही होगा, क्योंकि माध्यस्थम की परिभाषा धारा 2(1) टा के अंतर्गत दी गई है, धारा 2(1) टा के अंतर्गत दी गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86 कहता है माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम में माध्यस्थम की दी गई परिभाषा, जो मध्यस्थम की परिभाषा है वह कैसी है, स्पष्ट है, अस्पष्ट है, संक्षिप्त है या उपर्युक्त ए एवं बी दोनों। तो अर्थात उपर्युक्त ए एवं बी दोनों स्पष्ट भी है और अस्पष्ट भी है, अर्थात वह संक्षिप्त दी गई है। सीधी सी बात, ये प्रश्न आपका डी नंबर विकल्प सही रहेगा, संक्षिप्त परिभाषा दी गई है माध्यस्थम और सुलह अधिनियम में माध्यस्थम की परिभाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87 आपका कहता है माध्यस्थम कितने प्रकार का हो सकता है, 2 प्रकार का, 4 प्रकार का, 3 प्रकार का या 5 प्रकार का। तो आपका विकल्प नंबर सी सही है, माध्यस्थम 3 प्रकार का हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं माध्यस्थम के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार हैं। पहला कह रहा है व्यक्तिगत एवं घरेलू माध्यस्थम, दूसरा कह रहा है कानूनी या संवैधिक माध्यम, या तीसरा कहता है अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम, या चौथा कहता है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी सही होगा। अभी ऊपर वाले प्रश्न पर प्रश्न नंबर 87 में भी हम इस विषय को देखें कि माध्यस्थम कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें प्रश्न नंबर 88 माध्यस्थम कितने प्रकार के जो होते हैं तो कौन से हैं। तो ध्यान दें यही तीनों माध्यस्थम है, माध्यस्थम के जो 3 प्रकार होते हैं वो यही तीनों होते हैं। इन दोनों प्रश्नों को ध्यान दें, इससे कई प्रश्न बन सकते हैं, कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 87 और 88 ये प्रश्न एक दूसरे के पूरक के तौर पर रखे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 89 कहता है कि माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की किस धारा में घरेलू माध्यस्थम की परिभाषा दी गई है। यहाँ पे घरेलू माध्यस्थम की परिभाषा पूछी गई है, किस धारा में दी गई है, धारा 2 का में दी गई है, या धारा 2 खा में दी गई है, या कहीं नहीं दी गई है, या धारा 2 अंगा में दी गई है। तो इन तीनों जो धाराएं दी गई हैं इनमें से तो कहीं नहीं दी गई है, कहीं नहीं दी गई है परिभाषा, अर्थात विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले माध्यस्थम को सौंपे जा सकते हैं। अब आपको मामले दिए गए हैं, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले माध्यस्थम को सौंपे जा सकते हैं। कह रहा है औद्योगिक विवाद, या दिवालिया संबंधी कार्यवाही, या सीपीसी की धारा 92 के अधीन जो मामले हैं या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर दिए गए सभी मामले माध्यस्थम को सौंपे जा सकते हैं, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कहता है क्या माध्यस्थम कार्यवाही पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। नहीं, या हाँ, या स्थिति अस्पष्ट, या कभी कभी। तो यहाँ पे विकल्प नंबर ए आपका सही होगा, अर्थात माध्यस्थम कार्यवाही पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। ध्यान रखें, प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92 आपका कहता है माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम का कौन सा अध्याय माध्यस्थम अधिकरण की संरचना का प्रावधान करता है। 2 अध्याय, या 3 अध्याय, 4 या 5। तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, अर्थात 5। माध्यस्थम, ध्यान दें, माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम का 5वां अध्याय माध्यस्थम अधिकरण की संरचना का प्रावधान करता है। प्रश्न नंबर 93 देखते हैं, प्रश्न नंबर 93 आपका कहता है, प्रश्न नंबर 93 आपका कहता है कि मध्यस्थों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं। धारा 11 के अंतर्गत, धारा 22 के अंतर्गत, धारा 23 के अंतर्गत, या धारा 20 के अंतर्गत। तो मध्यस्थों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान धारा 11 के अंतर्गत दिए गए हैं, अर्थात विकल्प नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा, विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94 कहता है वैध माध्यस्थम पंचायत की निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। पहला, पंचायत लिखित हो, या बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित, या कारण सहित पंचायत, या कहता है उपर्युक्त सभी। तो आपको दिए गए तीनों लिखित आवश्यकताएं हैं, अर्थात वैध माध्यस्थम पंचायत को पंचायत लिखित हो, बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित हो और कारण सहित पंचायत हो। प्रश्नानुसार विकल्प डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न नंबर 95 आपका कहता है माध्यस्थम और सुलह अधिनियम की किस धारा में पंचायत को अपात्र करने का आधार वर्णन किया गया है। इसमें से आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, धारा 34(2) का में, या धारा 24(2) का में, या धारा 28(2) का में, या ये सभी। तो यहाँ पे विकल्प नंबर ए आपका सही होगा, अर्थात धारा 34(2) का में। धारा 34(2) का में माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की धारा पूछ रहा है, तो यह 34(2) का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96 कहता है पंचायत को अपात्र करने के का निम्नलिखित में से कौन सा आधार हो सकता है। आपको 4 आधार दिए गए हैं, पंचायत को अपात्र करने के लिए कौन सा आधार हो सकता है। पक्षकारों की अक्षमता, माध्यस्थम करार को अवैध होना, या पंचायत को संदर्भ की सीमा से बाहर होना, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी। अर्थात पंचायत को अपात्र करने के लिए पक्षकारों की अक्षमता, माध्यस्थम करार का अवैध होना, या पंचायत के संदर्भ की सीमा से बाहर होना, ये सभी विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है माध्यस्थम पंचायत निम्नलिखित किस आधार पर अपात्र किए जा सकते हैं। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, पंचायत की दस्यमान त्रुटि या दोष। दूसरा कहता है निष्पक्षता पूर्व स्वतंत्रता का अभाव, या लोक नीति के विरुद्ध, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी सही होंगे आपके, क्योंकि पंचायत निम्नलिखित आधार पर अपात्र किए जा सकते हैं, तो निम्नलिखित तीनों आधार पर अपात्र किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है माध्यमम या माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय स्वप्रेरणा से पंचायत को अपात्र कर सकता है। पूछा गया न्यायालय स्वप्रेरणा से पंचायत को कब अपात्र कर सकता है। यह किसमें दिया गया है, किस धारा में दिया गया है। धारा 34 में दिया गया है, यह धारा 44 में दिया गया है, यह धारा 45 में दिया गया है, यह धारा 3 में दिया गया है। तो यह आपका धारा 34 के अंतर्गत दिया गया है, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है पंचायत किए गए या पंचायत किए जाने की समय सीमा का निर्धारण होता है। अब बताइए पंचायत किए जाने की समय सीमा का निर्धारण कैसे होता है। अधिनियम द्वारा, या पक्षकारों द्वारा, या परिसीमन अधिकार द्वारा, या इन सभी द्वारा। तो पंचायत की समय सीमा का निर्धारण पक्षकारों द्वारा होता है, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका पूर्णतः सही होगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है सुलह प्रक्रिया जब असफल हो जाती है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए सरल एवं अल्पव्ययी व्यवस्था क्या है। बताइए दीवानी प्रक्रिया संहिता, या दंड प्रक्रिया संहिता, या संक्षिप्त विचारण, या माध्यस्थम। तो इनमें से सही विकल्प होगा माध्यस्थम। अर्थात जब सुलह प्रक्रिया असफल हो जाती है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए सरल एवं अल्पव्ययी व्यवस्था है माध्यस्थम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 101। प्रश्न नंबर 101 आपका कहता है मित्रों हमने 100 प्रश्नों को पूरी तरह याद कर लिया है, समझ लिया है। अब हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 101 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 101 कहता है आपका विधिक सहायता योजना के प्रवर्तन हेतु समिति की स्थापना किस वर्ष की गई। आपसे पूछा गया है उस सन के विषय में पूछा गया है जब विधिक सहायता योजना के प्रवर्तन हेतु समिति की स्थापना की गई। तो कब की गई, 1980 के अंतर्गत, या 1984 के अंतर्गत, या 1987 के अंतर्गत, या 1990 के अंतर्गत। यहाँ पे आपका विकल्प नंबर ए पूर्णतः सही होगा, अर्थात 1980 के अंतर्गत। 102 प्रश्न आपका पूछता है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम लोक अदालत किस प्रांत में स्थापित की गई। इसमें पूछा है भारत में प्रथम लोक अदालत किस प्रांत में स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, या आंध्र प्रदेश में। इस प्रश्न को हम इससे पहले वाले वीडियो में भी याद कर चुके हैं, इसके पहले वाले प्रश्नों में याद चुके हैं कि प्रथम लोक अदालत कहां स्थापित हुई थी। इसी प्रश्न में हम गुजरात बिल्कुल सही आंसर होगा। यह प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है, अर्थात यह प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और यह जीके का भी प्रश्न बनता है कि प्रथम लोक अदालत कहां स्थापित की गई थी। याद रखें प्रथम लोक अदालत आपकी गुजरात प्रांत में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न आपका क्या माध्यस्थम का करार पर दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होते हैं तो नहीं लागू होते हैं। यह प्रश्न हम इससे पहले हल कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अंतरिम व्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। धारा 9(4) के अंतर्गत, धारा 9(3) के अंतर्गत, या धारा 9(2) में, या उपर्युक्त सभी। यहाँ पे आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, अर्थात माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम की धारा अंतर्गत अंतरिम व्यादेश जारी करने का अधिकार धारा 9(2) के अंतर्गत दिया गया है,
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है किसी मध्यस्थ के प्राधिकार को चुनौती दिए जाने के निम्नलिखित में से कौन से आधार हो सकते हैं? कह रहा है मध्यस्थ द्वारा अधिकार का दुरुपयोग, या मध्यस्थ की अक्षमता, या कदाचारपूर्ण व्यवहार, या उपयुक्त सभी। यहाँ पे सभी, उपयुक्त सभी सही होगा, क्योंकि किसी मध्यस्थ के प्राधिकार को चुनौती दिए जाने के निम्नलिखित में से कौन से आधार हो सकते हैं? तो तीनों आधार हो सकते हैं। अगर मध्यस्थ अधिकार का दुरुपयोग करता है तो उसको चुनौती दी जा सकती है, या मध्यस्थ अक्षमता होती है, मध्यस्थ किसी विषय में अक्षमता प्रस्तुत करते हैं, या कदाचारपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो इन आधार पर मध्यस्थ के प्राधिकारों को चुनौती दी जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है मध्यस्थ को प्राधिकार को चुनौती की प्रक्रिया किस धारा में वर्णित है? जो आपके प्रश्न नंबर 105 में पूछा गया है उसी का पूछा गया है कि वह किस धारा में वर्णित है मध्यस्थ के प्राधिकार को चुनौती देना। तो यह धारा 13 के अंतर्गत, या धारा 15 में, या धारा 25 में, यह उपयुक्त सभी। तो यह कि मध्यस्थ के प्राधिकार को चुनौती दी जा सकती है, यह धारा 13 के अंतर्गत वर्णित है। अर्थात धारा 13 यह प्रावधान करती है कि मध्यस्थ को चुनौती दी जा सकती है। उसके कारण हमने इसके पहले वाले प्रश्न में समझ लिया है। अगला प्रश्न आपका किसी निष्कर्ष कार्यवाही में अनुमानित मध्यस्थ की अधिकतम संख्या क्या है? यह प्रश्न फिर एक बार आपके सामने आया है कि किसी निष्कर्ष कार्यवाही में अनुमानित मध्यस्थ के अधिकतम संख्या क्या है? कह रहा है 1 है, या 2 है, या 5 है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी निष्कर्ष कार्यवाही में अनुमानित मध्यस्थ की संख्या 3 होती है, अर्थात इनमें से कोई नहीं विकल्प प्रश्नानुसार सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है सुलह की कार्यवाही में निपटारे के समझौते की स्थिति क्या है? कह रहा गैर बाध्यकारी है, समझौता पुरस्कार के रूप में ही है, या स्थितिकरण पुरस्कार के विपरीत है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका सही होगा, समझौता पुरस्कार के रूप में ही होती है। अर्थात सुलह की कार्यवाही में निपटारे से समझौते की स्थिति क्या है? समझौता पुरस्कार के रूप में ही है, समझौता पुरस्कार के रूप में ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है माध्यस्थम अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए आवेदन दाखिल करने के संबंध में दोषपूर्ण अभिकथन चिन्हित करें। 4 कथन दिए गए हैं। पूछ रहा है कि माध्यस्थम अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए इनमें से कौन सा कथन दोषपूर्ण है। पहला कथन कहता है आवेदक या द्वारा अधिनिर्णय प्राप्त करने की तिथि से 2 माह की एक अवधि के भीतर न्यायालय को अवश्य किया जाना चाहिए। यह विकल्प बी कहता है आवेदन न्यायालय को आवेदक द्वारा अधिनिर्णय की प्राप्ति की तिथि से 3 माहों की एक अवधि के भीतर अवश्य किया जाना चाहिए। यह विकल्प सी कहता है न्यायालय पर सीमा की अवधि के बीत जाने के पश्चात आवेदन ग्रहण कर सकता है यदि कारणों की पर्याप्तता के बारे में इसका समाधान हो जाता है। यह विकल्प डी कहता है अवधि जिसके भीतर न्यायालय आवेदन ग्रहण कर सकता है परिसीमा अवधि के अवसान के पश्चात 30 दिनों से अधिक नहीं हो। तो इसमें विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि आवेदक द्वारा अधिनिर्णय प्राप्त करने की तिथि से 2 माहों की एक अवधि के भीतर न्यायालय को अवश्य किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 110 कहता है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में समझौता कार्यवाहियों को आरंभ हो जाना कहा जाएगा। इनमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला कहता है जब एक पक्षकार अन्य पक्षकारों को समझौता करने के लिए निम्नलिखित आमंत्रण भेजता है और अन्य पक्षकार उसको लिखित में स्वीकार कर लेता है। दूसरा कहता है जब एक पक्षकार अन्य पक्षकार को समझौता करने के लिए लिखित आमंत्रण भेजता है और अन्य पक्षकार उसको अस्वीकृत कर देता है। यह कहता है तीसरा विकल्प कहता है कि जब एक पक्षकार अन्य पक्षकार को समझौता करने के लिए लिखित आमंत्रण भेजता है और 30 दिनों के भीतर उसका प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं करता है या उसका प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त करता है। यह विकल्प नंबर डी आपका कहता है जब एक पक्षकार अन्य पक्षकार को समझौता करने के लिए लिखित आमंत्रण भेजता है और 60 दिनों के भीतर या 2 महीने के भीतर उसका प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त करता है। इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए आपका सही होगा, अर्थात उन परिस्थितियों को समझौता कार्यवाहियों का आरंभ हो जाना कहा जाएगा जब एक पक्षकार अन्य पक्षकार को समझौता करने के लिए लिखित आमंत्रण भेजता है और अन्य पक्षकार उसको लिखित में स्वीकार कर लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के पारित और प्रवृत्त होने के पूर्व इसकी विषय वस्तु पर कौन सा अधिनियम लागू किया जाता है जिसको अब निश्चित किया जा चुका है। इसका विकल्प नंबर ए कहता है माध्यस्थम प्रोटोकॉल और अभिसमय अधिनियम 1937, या दूसरा कहता है माध्यस्थम अधिनियम 1940,
या तीसरा कहता है विदेशी पंचायत मान्यता और प्रवर्तन अधिनियम 1961, या कहता है उपर्युक्त सभी। यहाँ पे विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी। यह कहाँ इसका उल्लेख है? प्रस्तावना में और धारा 85 में। अगला प्रश्न आप प्रश्न नंबर 100, प्रश्न संख्या आपकी गलत टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। और अगला प्रश्न आपका कहता है किन विषय वस्तुओं को परिभाषित, समेकित और संशोधन करने के उद्देश्य से मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 रचित किया गया है। आपका पहला विकल्प है विदेशी मध्यस्थम पंचायतों का प्रवर्तन, दूसरा अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम, तीसरा देशी मध्यस्थम, या उपर्युक्त सभी। यहाँ पर उपर्युक्त सभी विकल्प आपके सही होंगे कि किन विषय वस्तुओं पर परिभाषित, समेकित और संशोधन करने के उद्देश्य रचित किए गए हैं, तो उपर्युक्त सभी पर रचित किए गए हैं। ये आपका प्रस्तावना में है। ध्यान दें मित्रों, ये जो लास्ट में आपका प्रस्तावना और धारा 85 इनमें से एक एक प्रश्न बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये विकल्पों के साथ दिए भी गए हैं और ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ वर्णित है, तो ये प्रस्तावना में वर्णित है, प्रस्तावना में वर्णित है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 103 आपका कहता है मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 का विस्तार इसके भाग 1, 3 और 4 की कतिपय विषय वस्तुओं को छोड़ते हुए कहां पर है? आप किनको छोड़ना है? भाग 1 को, भाग 3 को और भाग 4 को, और फिर उसके बाद बताना है कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 का विस्तार कहां है। कहां पे है? विकल्प 1 आपसे पूछ रहा है संपूर्ण भारत पर है, या जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, या आसाम और नागालैंड राज्यों को सिवाय संपूर्ण भारत पर। विकल्प डी कहता है अरुणाचल प्रदेश राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर। तो विकल्प नंबर ए आपका सही होगा, क्योंकि यह संपूर्ण भारत पर है। इससे पहले 2019 के पहले ये अगर पूछा जाता प्रश्न तो विकल्प बी सही होता, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर। लेकिन आज वर्तमान स्थिति पर पूछा गया प्रश्न, यह विकल्प ए सही होगा कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की कुल कितनी धाराएं हैं? आपसे धाराओं की संख्या पूछी गई, 85 धाराएं हैं, या 86 धाराएं हैं, या 87 धाराएं हैं, या 88 धाराएं हैं। तो आपका यहाँ पे सही विकल्प होगा 86 धाराएं, अर्थात विकल्प नंबर बी सही होगा। ध्यान रखें, मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 में 86 धाराएं हैं, यह विषय सूची के अंतर्गत है। अगला प्रश्न आपका मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 और सुलह अधिनियम 1996 के भाग 1, 3 और 4 का विस्तार केवल ... राज्य में होगा जहां तक उनका संबंध अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम या यथास्थिति अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक सुलह से है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है असम और नागालैंड, यहाँ रिक्त स्थान भरना है। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प रिक्त स्थान में भरना है कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत यह भाग 1, 3 और 4 का विस्तार केवल है। पहला कह रहा है असम और नागालैंड में, दूसरा कह रहा है गोवा और दमन द्वीप में, तीसरा कह रहा है जम्मू कश्मीर में, या चौथा कहता है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। यहाँ विकल्प नंबर सी आपका सही होगा, जम्मू और कश्मीर, धारा 1 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 106 आपका कहता है अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार न्यायालय से क्या अभिप्रेत है? न्यायालय से क्या अभिप्रेत है? तारीख 26 जनवरी 1996, या तारीख 15 अगस्त 1996, या तारीख 22 अगस्त 1996, या तारीख 24 नवंबर 1996। यहाँ विकल्प नंबर सी आपका सही होगा, तारीख 22 अगस्त 1996, ये धारा 1 के अंतर्गत उल्लेखित है। अगला प्रश्न आपका मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार न्यायालय से क्या अभिप्रेत है? जिले के आरंभिक आधिकारिकता। मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार न्यायालय से क्या अभिप्रेत है? जिले में आरंभिक आधिकारिकता युक्त प्रधान सिविल न्यायालय, या लघु वाद न्यायालय, या सेशन न्यायालय, या राजस्व न्यायालय। अर्थात प्रश्न नंबर 107 में पूछा गया कि न्यायालय से क्या अभिप्रेत है, तो इसमें से प्रश्न नंबर 7 का ए नंबर सही होगा, जिले के आरंभिक आधिकारिकता युक्त प्रधान सिविल न्यायालय। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 108 कहता है अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम के संबंध में पक्षकारों में से कम एक होना चाहिए। कोई व्यक्ति जो भारतवर्ष के अलावा किसी दूसरे देश का आभ्यासिक तौर पर निवासी है। यहाँ प्रश्न नंबर 108 आपसे पूछा गया है। दूसरा विकल्प आपका कहता है कि कोई निगमित निकाय जो भारतवर्ष के अलावा किसी अन्य देश में सम्मिलित है। तीसरा विकल्प कहता है कोई कंपनी जिसका केंद्रीय प्रबंध और नियंत्रण भारत के अलावा किसी अन्य देश में किया जाता है। यह विकल्प नंबर डी आपका कहता है विदेश की सरकार, या उपर्युक्त ए या बी या सी या डी।
तो यहाँ पर उपयुक्त ए, बी, सी या डी, यहाँ पे आपको 5 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन ध्यान रखें आपके प्रश्न पत्र में केवल 4 विकल्प दिए जाएंगे और इन 4 विकल्पों में से एक सही होगा, 5वां विकल्प नहीं दिया जाएगा। इन्हीं विकल्पों में से किसी एक विकल्प को कम करके विकल्प ई को उसी विकल्प में रखा जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न का प्रकार होगा, प्रश्न पुस्तिका का प्रकार होगा, उसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे। यह प्रश्न अधिक कर दिया गया एक विकल्प, ठीक है, इसमें समझने की बात है। अगला प्रश्न आपका कहता है विधिक प्रतिनिधि में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विधिक प्रतिनिधि कौन है? ध्यान रखिए इस प्रश्न को, यह इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। पहला कहता है मृतक व्यक्ति की संपदा का विधिता प्रतिनिधित्व करता है, मृतक की संपत्ति के साथ हस्तक्षेप करता है, या वह संपदा व्यक्ति की मृत्यु पर उनसे न्यायगत होती है। दूसरा कहता है मृतक का दूध या खून के संबंध से रिश्तेदार। तीसरा कहता है मृतक का निकटतम नातेदार या बंधु बांधव। चौथा कहता है संपदा का व्यवस्थापक। तो यह प्रश्न हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, यह रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान रखें। तो इसका विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है विधिक प्रतिनिधि में से कौन सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखें विधिक प्रतिनिधि आपसे बार बार पूछा जा रहा है। विधिक प्रतिनिधि आपके लिए बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। कह रहा है विधिक प्रतिनिधि में कौन सम्मिलित नहीं है? सर्वस्व अदाता। ये दूसरा कह रहा है मृतक विधवा का उत्तरभोगी। ये तीसरा कहता है मुख्तियार आम या मृतक की गोदशुदा पुत्री। यहाँ पे विकल्प नंबर सी आपका सही होगा, मुख्तियार आम, अर्थात विकल्प नंबर सी विधिक प्रतिनिधि में कौन सम्मिलित नहीं है? तो विकल्प नंबर सी सही होगा कि विधिक प्रतिनिधि में मुख्तियार आम सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम करार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखें गलत कथन पूछा गया है। पहला कह रहा है मध्यस्थम करार लिखित एवं पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होगा। दूसरा कहता है मध्यस्थम करार लिखित पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित एवं रजिस्ट्रीकृत होगा। तीसरा कहता है मध्यस्थम करार संविदा में एक मध्यस्थम खंड के रूप में अथवा पृथक करार के रूप में हो सकता है। या चौथा कहता है मध्यस्थम करार पत्र, टेलेक्स, तार या दूरसंचार के दूसरे माध्यमों का विनिमय जो करार के अभिलेख को प्रदान करता है। यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका सही होगा, मध्यस्थम करार निम्नलिखित पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित एवं रजिस्ट्रीकृत होगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर कहता है कि मध्यस्थम करार के संबंध में क्या अभिप्रेत है? मध्यस्थम करार के संबंध में क्या अभिप्रेत है? पहला विकल्प कहता है सभी कुछ या कुछ विवादों को मध्यस्थम को प्रस्तुत करने या का पक्षकारों द्वारा निष्पादित लिखित करार है। दूसरा कहता है सभी विवाद या विवाद जो उत्पन्न हो गए हैं या एक परिभाषित विधिक नातेदारी बाबत पक्षकारों के बीच उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे संविदात्मक हो या ना हो, चाहे संविदात्मक हो या ना हो। विकल्प नंबर सी आपका कहता है, विकल्प नंबर सी आपका कहता है दावे और प्रतिरक्षा के कथनों का आदान प्रदान पक्षकारों द्वारा किया जाता है या उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपके सभी विकल्प सही हैं, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका उपयुक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम करार के माध्यम से पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ को क्यों नियुक्त किया जाता है? बहुत सही क्वेश्चन है आपका कि आपको मध्यस्थम करार के माध्यम से पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ को क्यों नियुक्त किया जाता है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है पक्षकारों के मध्य उत्पन्न हो चुके या होने वाले विवाद के विनिश्चय और निस्तारण हेतु। दूसरा कहता है पक्षकारों को समझाकर उनके बीच सुलह कराने हेतु। या तीसरा कहता है लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों के बीच राजीनामा करवाने हेतु। या कहता है आरोपी को दंडादेश अधिरोपित कराने हेतु। यहाँ पे विकल्प नंबर ए आपका सही है कि पक्षकारों के मध्य उत्पन्न हो चुके या होने वाले विवाद के विनिश्चय और निस्तारण हेतु ही मध्यस्थ या मध्यस्थतम करार के माध्यम से पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ को नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थ की संख्या होगी समसंख्यक होगा या समसंख्यक नहीं होगा, या 11 से अधिक नहीं होगी, या सदैव न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित की जाएगी। यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका सही है। यह भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले के प्रश्नों में हम इसको भली भांति समझ चुके हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है किसी मध्यस्थ को चुनौती देने का आधार क्या है? यह भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन होगा। ध्यान रखें बार बार ये प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। इनको भली भांति समझें और इनको समझकर अपने परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के अंतर्गत याद रखें। पहला कह रहा है कि मध्यस्थ को चुनौती देने का आधार क्या है? मध्यस्थ का स्वतंत्र व निष्पक्ष होना। दूसरा कहता है मध्यस्थ के पक्षकारों द्वारा सहमत योग्यताओं का ना होना। तीसरा कहता है मामले के निपटारे में मध्यस्थ द्वारा जानबूझकर अनावश्यक विलंब करना। ये उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे
तीनों विकल्प आपके सही हैं, अर्थात उपर्युक्त सभी का विकल्प सही होगा। ये धारा 12 के अंतर्गत है, इसको भी थोड़ा सा याद करते चलें, समझते चलें। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत मध्यस्थम अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पहला कहता है विवादों के निस्तारण हेतु पक्षकारों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ या मध्यमों के पैनल को मध्यस्थम अधिकरण कहते हैं। दूसरा कहता है कि निर्देशित किए गए किसी निर्धारण में असफल होने पर इसको एक एकल मध्यस्थ हो सकता है, दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त कर सकते हैं। या तीसरा विकल्प कहता है मध्यस्थ या मध्यस्थों की संख्या विषम नहीं हो सकती। या चौथा विकल्प कहता है मध्यस्थ या मध्यस्थों की संख्या सम नहीं हो सकती। तो विकल्प नंबर सी आपका सही होगा, क्योंकि मध्यस्थ या मध्यस्थों की संख्या विषम नहीं हो सकती। यह कथन आपका गलत किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थों की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन आपका कहता है किसी भी राष्ट्रीयता का कोई भी व्यक्ति एक मध्यस्थ हो सकेगा जब तक पक्षकारों द्वारा असहमति न दर्शाई जाती है, अर्थात अगर असहमति नहीं दर्शाई गई तो। अगला विकल्प नंबर बी आपका कहता है प्रत्येक दशा में किसी व्यक्ति को मध्यस्थ तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह भारतीय वयस्क हो और संविदा करने की योग्यता भी रखता हो। और विकल्प सी कहता है नियुक्त किए गए दो मध्यस्थ उस तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। यह विकल्प नंबर डी आपका कहता है पक्षकार गण मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति करने के लिए एक प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो इसमें से विकल्प नंबर बी आपका सही होगा कि प्रत्येक दशा में किसी व्यक्ति को मध्यस्थ तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह भारतीय वयस्क हो और संविदा करने की योग्यता रखता हो। अगला प्रश्न आपका कहता है उपर्युक्त अधिनियम की धारा 20 के अनुसार मध्यस्थम का स्थान कहां होगा? कह रहा है पक्षकारों को मध्यस्थम के स्थान पर करार करने की स्वतंत्रता होती है। दूसरा कहता है कि ऐसे करार के असफल हो जाने की दशा में मध्यस्थम अधिकरण द्वारा मध्यस्थम के स्थान पर निर्धारित किया जाएगा। विकल्प सी कहता है मध्यस्थम का स्थान पक्षकारों के जिले की स्थानीय परिधि के भीतर होना चाहिए। यह विकल्प डी कहता है ए व बी दोनों सही हैं। तो आपका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि उपयुक्त अधिनियम की धारा 20 के अनुसार मध्यस्थम का स्थान पक्षकारों को मध्यस्थम के स्थान पर करार देने की स्वतंत्रता भी होगी और ऐसे करार के असफल हो जाने की दशा में मध्यस्थम अधिकरण द्वारा मध्यस्थम के स्थान का निर्धारण भी किया जाएगा। अर्थात विकल्प नंबर डी प्रश्नानुसार आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम को पंचायत का अंतिमता किस पर होती है? मध्यस्थम पर पंचायत की अंतिमता किस पर होती है? अंतिम पक्षकारों पर, उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर, या मध्यस्थों पर, या न्यायालय पर, या उपयुक्त ए व बी दोनों पर, या उपयुक्त सभी पर? यहाँ पे विकल्प नंबर ई आपका सही है कि उपयुक्त ए व बी दोनों पर, अर्थात मध्यस्थम के पंचायत की अंतिमता होती है अंतिम पक्षकारों पर और उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर, अर्थात विकल्प ए व बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है ऐसे कौन से अधिनियम हैं जिनका और सुलह अधिनियम 1996, 1561 मध्यस्थम और सुलह अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत सुलहकर्ता मानने के लिए बाध्य नहीं है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, विकल्प बी कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, या उपयुक्त ए व बी, या कहता है डी नंबर कहता है केवल बी। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, अर्थात विकल्प ए व बी दोनों होंगे, अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 लागू हो जाने पर मध्यस्थम अधिनियम 1940 पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला कहता है उपयुक्त दोनों अधिनियम प्रभावशाली रहेंगे और दोनों प्रावधानों को असंगत या विरोधाभास होने की दशा में मध्यस्थम और सुलह अधिनियम को प्राथमिकता दी जाएगी। मध्यस्थम और सुलह अधिनियम में दोनों को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा विकल्प आपका कहता है कि मध्यस्थम अधिनियम 1940 का निरसन कर दिया गया है। या तीसरा विकल्प कहता है मध्यस्थम के मामलों में 1940 को उपयुक्त अधिनियम तथा सुलह के मामलों में 1996 का उक्त अधिनियम लागू होगा। यह विकल्प डी कहता है उपयुक्त सभी। यहाँ पे विकल्प बी आपका सही होगा कि मध्यस्थम अधिनियम 1940 का निरसन कर दिया जाएगा या निरसन कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 122 आपका कहता है मध्यस्थम से क्या अभिप्राय है? मध्यस्थम क्या है या मध्यस्थम से आपका क्या अभिप्राय है?
कह रहा पहला विकल्प, किसी विवाद या मामले का निपटारा नियमित विधि न्यायालय द्वारा न कि अंतिम किया जा सके, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाना जिसे इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किया जाता है। विकल्प बी आपका कहता है माध्यस्थम स्थायी माध्यस्थम संस्था द्वारा ही प्रशासित किया जाना आवश्यक नहीं है। यह विकल्प सी कहता है दिए गए विकल्प ए व बी दोनों, या विकल्प डी कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें विकल्प नंबर सी आपका सही होगा, अर्थात ए व बी दोनों, क्योंकि धारा 2 का के अंतर्गत मध्यस्थम से अभिप्राय है ए व बी विकल्प दोनों का। अगला प्रश्न देखते हैं, माध्यस्थम करार का आवश्यक तत्व कौन सा है? लिखित हस्ताक्षर युक्त करार या मध्यस्थता हेतु निर्देशित वर्तमान या भविष्य में पैदा होने वाले विवादों का उल्लेख, या विकल्प नंबर सी पक्षकार मध्यस्थता करार के संबंध में सहमत हो, या उपयुक्त सभी। यहाँ पर उपयुक्त सभी आपके सही होंगे। मध्यस्थम करार का आवश्यक तत्व लिखित हस्ताक्षर युक्त करार भी है, मध्यस्थता हेतु निर्देशित वर्तमान या भविष्य में पैदा होने वाले विवादों का भी उल्लेख है, और पक्षकार मध्यस्थता करार के संबंध में सहमत हो। ये तीनों विकल्प सही हैं, अर्थात उपर्युक्त सभी सही रखा जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की कौन सी धारा में नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति को उपबंधित किया गया है? धारा 82 में, धारा 83 में, या धारा 84 में, या धारा 85 में? धारा 85 में। तो यहाँ पे विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि धारा 82 में यह प्रावधान किया गया है। धारा 82 कहती है उच्च न्यायालय को शक्ति है कि माध्यस्थम और सुलह का अधिनियम 1996 में के अधीन नियम बना सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न आपका कहता है कि माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की कौन सी धारा के अंतर्गत यह कहा गया है कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अनुपालन के लिए नियम बना सकती है? अगर बात उच्च न्यायालय की हो तो धारा 82 है। अब पूछ रहा है कि केंद्रीय सरकार किस धारा के अंतर्गत नियम बना सकती है? धारा 82 के अंतर्गत, धारा 84 के अंतर्गत, धारा 86 के अंतर्गत, या धारा 88 के अंतर्गत? तो केंद्रीय सरकार धारा 84 के अंतर्गत नियम बना सकती है और इनका नियम अनुपालन के लिए नियम बना सकती है। उच्च न्यायालय धारा 82 के अनुसार, केंद्रीय सरकार धारा 84 के अनुसार नियम बना सकती है। ध्यान रखें इन दोनों धाराओं को, ये दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मित्रों, इसके आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह वीडियो अधिक लंबा होता चला जा रहा है। इसके आगे के प्रश्नों को हम इसके अगले वीडियो पर याद करेंगे, समझेंगे। तो जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको बेल आइकन के जरिए नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप उन वीडियो को देख सकें तथा अपनी परीक्षाओं में निश्चित सफलता प्राप्त कर सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।